Beats by Dallas, make it hurt. हाय एवरीवन, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम क्लासिक राहुल। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये है एक जैपनीज़ सुपर बाइक। इसका नाम है G900। वैसे किसी को भी मतलब इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी दिस इज़ द बाइक जिसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और करेंटली जो मेरे फ्रेंड है और हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, तो आज यहाँ पे मतलब वो मौजूद थे, तो मैंने सोचा एक रिव्यू वीडियो बनाते हैं। तो अब बिना किसी देरी के जो इनके ओनर है उनको बुलाते हैं। साहिल भाई, अब आओ। हाउ आर साहिल भाई? सो साहिल भाई इज द राइडर एंड अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ ट्रू स्पिरिट राइडर एंड ही वॉज अ मर्चेंट नेवी कैप्टन इटसेल्फ। तो साहिल भाई, अपने बारे में बताओ। आपने बता ही दिया राहुल भाई, मर्चेंट नेवी में थे। हाँ। आई वाज अ कैप्टन इन मर्चेंट नेवी फॉर द लास्ट 19 इयर्स आई वाज सेलिंग। और बाइकिंग का शौक शुरू से है, तो बस नाउ आई एम रिटायर्ड एंड टोटली एट होम। ओके। और साहिल भाई एक नमस्कार, आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अब हाँ। स्टॉक मार्केट करते हैं आजकल। शौक है, पैशनेट है, बट और साहिल भाई का एक खुद का भी चैनल है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वो मेंशन कर दूंगा मैं आपके। और आप जाके उससे मतलब बहुत सारे मतलब सीख सकते हो, ट्रेडिंग के टिप्स वगैरह ले सकते हो। तो अब बात करते हैं बाइक के बारे में। तो साहिल भाई, आपका मतलब बाइकिंग का क्रेज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ? बाइकिंग का क्रेज़ बोलो तो देखो जो मेरी फील्ड थी, शिपिंग की जो फील्ड है, मर्चेंट नेवी, अगर आपको पता हो, तो शिप की जो लाइफ होती है वो अपने आप में बड़ी एक लोनली लाइफ। जब आप वहाँ पे रहते हो ना, तो 6 महीने घर से दूर, शोर शराबे से दूर, मोबाइल स्क्रीन से दूर, एकदम पीसफुल टाइप ऑफ अ लाइफ। तो मेरे को ये जो पैशन है बाइकिंग का, ये उससे बहुत मिलता जुलता लगता है। अच्छा। जब भी मैं वहाँ से आता था, एक ऑनेस्ट रिव्यू बता दो आपको खुद बताता हूँ। जब आप बाइक चलाते हो तो एक ऐसी स्टेट में होते हो कि यू आर टोटली फोकस्ड ऑन द बाइक। या बाकी घर में बैठे हो तो बीवी के बारे में सोच रहे हो, गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, दुनिया के बारे में सोच रहे हो। तो ये जो एक स्टेट है, ये फोकस्ड स्टेट है, कंसंट्रेशन जिसको मैं मतलब माइंडफुलनेस ला सकते माइंडफुलनेस लाने वाली स्टेट है। तो ये मेरे को इसीलिए बहुत पसंद है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू माई प्रीवियस प्रोफेशन। तो हैं। सो बेसिकली यू लव टू बी इन द मोमेंट। So the bike is the only thing that can bring you to the moment, I guess, whether it be highway or city, any other things. So साहिल भाई, अब डायरेक्ट अब बाइक के ऊपर आते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके एर्गोनॉमिक्स के बारे में, जैसा कि मतलब सिटिंग कंफर्ट, बोथ द राइडर एंड द पिलियन इन सिटी एंड हाईवे एज वेल। सो आप क्या इसके बारे में फील करते हो इन द सिटी, अगर आप चलाते हो तो सिटी में? देखो, वैसे देखने में बहुत बल्कि है, बहुत हैवी है, लेकिन व्हेन यू ड्राइव, जब आप चलाते हो तो नहीं है वैसी। बहुत कंफर्टेबल है सिटी में ड्राइव, बहुत अच्छी है। हाँ, मैं कह सकता हूँ अगर आपकी हाइट कम है, जैसे आई एम 6 फीट, तो यू आर ऑल्सो सिमिलर हाइट। तो अगर कोई छोटे हाइट पे है तो उसको डेफिनेटली थोड़ा इशू हो सकता है ओके। हाइट को लेके। बाकी सिटी राइड इज़ वेरी कंफर्टेबल। थोड़ी हैवीनेस है बाइक में, हीट का प्रॉब्लम है अगर आप एक कंटिन्यूसली स्लो ड्राइव पे चलते हो। ओके। ज़्यादा स्पीड में नहीं हो तो ऑल्दो लिक्विड कूल्ड है, लेकिन फिर भी जब आप एक्सट्रीम स्पीड में होते हो तो बहुत तेज़ी से कूल ऑफ होता है ओके। इसका इंजन। तो सिटी में ज़्यादा टाइम अगर आप स्लो स्पीड पे चल रहे हो तो इट इज़ थोड़ा आपको पैरों में हीट का प्रॉब्लम आएगा। और जैसे मैं देख सकता हूँ कि आपने एक्स्ट्रा कुशन टाइप का लगा रखा है, तो मतलब ये आपको डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है इसकी, जब जो रिजिडिटी है जिसकी Yes. सीट की, तो वो आपको मतलब एक डीमेरिट लगता है इसके बारे में? डीमेरिट तो नहीं कह सकते, बट हाँ, थोड़ा व्हेन यू गो ऑन अ लॉन्ग राइड तो नमनेस ना हो उसके लिए लगा के रखा है। ओके। और बात करें अगर इसके पिलियन सीट की, तो भाई क्या बताना चाहोगे आप? देखो, वैसे मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन, तो ये सब बाइक पिलियन में सिर्फ गर्लफ्रेंड को बैठाने के लिए ही होती है, वो भी सिटी में ही सिर्फ। और इट इज़ रियली नॉट कंफर्टेबल। पिलियन सीट इज़ रियली नॉट कंफर्टेबल। इफ़ यू हैव समथिंग, अगर कुछ खरीद सकते हो इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, तो यू शुड। ओके। और
तो इसके सीट के बारे में बात हो गई है, तो आप भाई बात करते हैं डायरेक्ट इसके कंसोल के बारे में जो कि एक राइडर को दिखता है लाइक अ पीओवी। तो क्या कहना चाहोगे आप इसके जो मीटर है, तो इसके बारे में ओडोमीटर में आपको क्या क्या मतलब लगता है ऐड ऑन होना चाहिए, या क्या क्या आपको लगता है एज अ प्री डिफाइंड फैसिलिटी जो दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या आपको मतलब लगता है इसके बारे में? है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जैसे हैं कि ओडोमीटर में सारे फंक्शन हैं, जैसे हाँ। आपको एक जो कार में चाहिए होता है वो सारे फंक्शन इसके अंदर हैं। ओके एवरेज कितना है, कितने किलोमीटर और चलेगी, कितना फ्यूल बचा है, ये सब भी इसमें बताता है। बट फॉर दैट समटाइम्स यू नीड टू चेंज द मोड्स। जैसे राइडर मोड में ही आपको किलोमीटर पता चलेगा, या कितने लीटर चल रहा है उसके लिए यू हैव टू गो टू रोड वाले मोड में, तब जाके पता चलेगा। ओके तो वो थोड़े बहुत शिफ्टिंग करने पड़ते हैं क्योंकि एक ही बार में सब कुछ डिस्प्ले नहीं होता। इट इज़ नॉट दैट ईजी टू गेट एवरीथिंग इन वन मोड। ओके पहले बेसिकली इसमें कितने सारे मोड्स हैं? रेन, राइड, रेन, राइड, रोड एंड हाँ। स्पोर्ट्स, 4 मोड हैं। ओके सो अगर आप मतलब स्पोर्ट मोड में आपने इसको कितना क्रूज किया है मैक्स? स्पोर्ट मोड थ्रस्ट के लिए, हाँ। यू वांट टू डू व्हीली या वो सब, जिसका मुझे बिल्कुल शौक नहीं तो है। आप कभी स्पोर्ट मोड में गए नहीं हो? नहीं चलाई है बट नहीं, मैं चलाता नहीं हूँ। एग्रेसिव आप राइड नहीं करते हो? नहीं करते। Okay. एक चीज़ और है, इसमें जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो हर मोड के हिसाब से अलग है। Okay. जब आप रेन मोड में हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल का लेवल हाईएस्ट होता है। ओके जब आप राइडर हो तो कस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल आप सेट कर सकते हो। रोड में ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 2 पर है, और स्पोर्ट्स में एकदम लोएस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल अच्छा, तो मतलब उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल कम है तो स्किड वगैरह भी पड़ सकती है और पड़ सकती है, ओके इसीलिए तो व्हीली के लिए सूटेबल है। ओके। तो आपने मतलब इसको सिर्फ सिटी हाईवेज़ में कितनी दूर मैक्स चलाया होगा आपने? मैंने चलाया है 400-500 किलोमीटर की राइड, एक सेक्शन। ओके। और अगर बात करें इसके, जब अर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी जो हैंडल पोजीशन है तो उसमें आपको कोई डिस्कम्फर्ट या कैसा लगता है कि मतलब नॉर्मल है, जो रिस्ट में पेन होने लगता है कभी कभी? देखो हर बाइक में सारे 100% एडवांटेज तो नहीं होंगे। हाँ, हाँ। हाँ, इसमें डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ लॉन्ग राइड में व्हेन यू गो तो इसका जो ये एरिया है, जो हैंडल है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, आपके रिस्ट में पेन होता है। इसके लिए आप देखो मैंने ये लगा के रखे हुए हैं ग्रिप्स एक्स्ट्रा लगा के रखे हुए हैं क्योंकि Okay. पेनफुल है लॉन्ग राइड के लिए। बाकी हैंडल पोजिशनिंग, कंफर्ट, मेरा मेजर रीज़न इसको बाय करने का इसकी पोजिशनिंग थी। मोस्ट ऑफ जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक हैं आप देखो, सब में आपको एक पोस्चर चाहिए जो बेंड होकर बैठना पड़ता है। पूरी एग्रेसिव लीनिंग है? एग्रेसिव लीनिंग है इसमें बिल्कुल नहीं है। आप Okay. स्ट्रेट बैठ सकते हो। ऑलमोस्ट एडवेंचर और स्पोर्ट्स के बीच का इसमें लाइक अ टूर स्पोर्ट्स उस तरीके का आपको बैठने का पोजिशनिंग है जो कंफर्टेबल है। ओके। दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट। और बात करें अगर इसके स्विचेस के बारे में, तो जो आपने इन्वेस्ट किया है इतना, मतलब कितने अप्रॉक्स कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड? वाज अराउंड 10.5 ऑन रोड। 10.5। तो इसके 10.5 के हिसाब से स्विचेस वगैरह की क्वालिटी तो आपको क्या मतलब कैसा लगा स्विचेस के बारे में? सेटिस्फाइंग है, बहुत सेटिस्फाइंग है। देखो कावासाकी लेने का पर्पस जस्ट नॉट फॉरेन बाइक है, बट मैं पहले भी कावासाकी के साथ निंजा मैंने ली थी 2006 में, जब ओके। इंडिया में आती भी नहीं थी निंजा, तो ये थाईलैंड से इंपोर्ट करवाई थी। हाँ, वो जो स्टेबिलिटी थी, वो जो कंफर्ट था, वो दोबारा किसी इंडियन बाइक में कभी मिला ही नहीं। ओके। वो ऐसे होता है ना, सेल्फ राइटिंग टेक्नोलॉजी होती है। जैसे उस समय भी मेरे को निंजा में एक बार मेरे को याद है, मैं चला रहा था और एकदम से गड्ढा आ गया और गिरने वाले थे और ऐसे जैसे अपने आप सीधी हो गई। ओके। वो स्टेबिलिटी के पीछे आई जस्ट गॉट क्रेजी कि यार लेना है तो इसी तरीके मतलब की बाइक 2006 में लेनी आपने निंजा ली थी। सो आई गेस दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर born टू राइड। ओके। और अगर साहिल भाई बात करें इसके लाइट के बारे में, मतलब जो एक लाइट होती है तो उसका थ्रो होता है। मैंने बेसिकली देखा है जितने भी ब्रांड्स हैं उसकी लाइट का परफॉर्मेंस एपेक्स लेवल पे नहीं देखा है। मतलब आफ्टर मार्केट आपको फॉग लैंप इंस्टॉल कराने की जरूरत पड़ती है, है। करना ही पड़ेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे इसके लाइट के बारे में? देखो यार, मेरे हिसाब से ये जो लाइट दी होती है ना, वो सिटी ड्राइव करने के हिसाब से ही दी होती है। अब Okay. आपको टूरिंग के लिए चाहिए, आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है, तो ये आपके लिए एक एड ऑन है, इसीलिए आप ये सब लगवाते हो। मतलब सिटी में आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं लगा? नहीं, city मतलब में फुल it is कॉन्फिडेंस sufficient. आता है It is sufficient. चाहे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चलो। चाहे जहाँ लाइट हो ना हो। हाँ, इतनी सफिशिएंट है लाइट कि यू डोंट नीड, बट हाँ डेफिनेटली आपको राइड पे चाहिए, आप फॉग के लिए चाहिए तो फॉग लैंप्स लगवाना ही है। अब बात करते हैं इसके, जैसे अर्गोनॉमिक्स पे जा रहे थे तो अब किसी और चीज़ के बारे में बात करने से अच्छा है इसके डायरेक्ट सॉकर्स, सस्पेंशन, तो अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि सब जानते हैं निंजा G900 जो कि USD देता है और पीछे मोनोशॉक है, तो आपने सिटी लेवल पे इसके सस्पेंशन की रिजिडिटी या सॉफ्टनेस कैसा फील करा उसके बारे में? आई मीन देयर इज़ नो कंप्लेंट यार, ठीक है, बिकॉज इतना रिक्वायर्ड है, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत स्पेशल है, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ गुड इनफ। आई मीन मतलब जैसे स्पोर्ट्स बाइक होती है तो उसके हिसाब से ये अपनी स्टैंड लाइन अलोन पर, मतलब स्टैंड लाइन पर अलोन पे आ रहा है। बिल्कुल है। ओके। और बात करें अगर रियर शॉक के बारे में तो रियर शॉक
ठीक है और इट इज़ गुड और वो एडजस्टेबल है. यू कैन एक्चुअली एडजस्ट द मोनोशॉक, थोड़ा सा उसमें हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है. ओके. और मतलब भाई तो अब पिलियन की तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि साहिल भाई ने पहले कह दिया कि पिलियन के बारे में ही बात नहीं करनी है, क्योंकि पिलियन के बारे पिलियन की लाइक देखो, मुझे वैसे भी सोलो राइडिंग का शौक है तो हाँ. पिलियन के लिए बेकार है. तो आपने अगर इसके माउंटेन्स वगैरह में मतलब अगर इसको ट्रैवल किया हो या सिर्फ लॉन्ग क्रूजिंग करी अपने स्टेट हाँ, हाईवे अभी में? तो माउंटेन्स पे प्लान है, सून आई एम गोइंग टू टेक इट. जा रहे थे नैनीताल, एक्सीडेंट हो गया तो आपको पता होगा. या. उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी ट्रैक्शन कंट्रोल की. ये अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं उनके लिए बताऊँ कि इसमें जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको यू रियली नीड टू बी हैबिचुअल. आपको पता होना चाहिए कौन से मोड में चलना है. हाँ. हम लोग जब गिरे थे तो एकदम खूब सारी रेत थी रोड पे. उस समय बाय चांस मेरा जो ट्रैक्शन कंट्रोल था वो लेवल 3 पे सेट था. अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली रेत दिखते ही बाइक ने अपने आप को स्टॉप कर दिया. वो आप रेडी नहीं थे उस Correct. स्टॉप के लिए? और मैंने क्या किया, आई वाज नॉट रेडी, आई वाज प्लानिंग टू हाँ. गो ऑफ इट. निकलना था उसके ऊपर से. अगर वो ट्रैक्शन कंट्रोल 1 होता तो शायद मैं निकल जाता. ओके. तो ये मतलब ये आप एडिशनल नॉलेज कह सकते हो कि मतलब Z900 सब खरीद सकते हैं, लेकिन जो एक ओनर है वो अपने एडिशनल नॉलेज जो दे सकता है तो वो कोई नहीं दे सकता है. तो ये आप किसी उसके के बारे पास में कहना एक्सपीरियंस चाहोगे? है तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मैं बता सकता हूँ कि ट्रैक्शन हाँ. कंट्रोल के बारे में आपको ना, क्योंकि इंडियन बाइक्स में नहीं आता है. अब आना शुरू हुआ है अपाची वगैरह में हाँ, ट्रैक्शन हाँ, कंट्रोल. तो ट्रैक्शन कंट्रोल अपने आप में कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है. हाँ, उसके लिए आपको सही जगह एक्सपीरियंस पे होना सही चाहिए. मोड यूज़ करना ज़रूरी है. ओके. और अगर बात करें अब इसके जैसे जो चेन वगैरह होती है तो आप चेन कब यूज़ करते हो उसकी? आई डू इट एवरी 500 to 600 किलोमीटर्स. तो और ब्रांड वगैरह आप किस पे मतलब मोटोल या कोई नहीं, मैं specific? कावासाकी का ही यूज़ करता हूँ. ओके. जो आता है इनका जो सेरेमिक ल्यूब है वो यूज़ हाँ. करता हूँ. ओके, आफ्टर एवरी 500 किलोमीटर्स. तो साहिल भाई अब बात करते हैं जो भी सुपर बाइक एक लेता है तो बेसिकली वो उसके इंजन के लिए ही लेता है, जो कि सोल ऑफ द बॉडी मैं कहता हूँ, तो सोल ऑफ द बाइक. सो सब जानते हैं कि ये अप्रॉक्स 950 कितने सीसी का इंजन है? 948 948 सीसी का इंजन है और टॉर्क और बीएचपी वगैरह 135 123 बीएचपी और 98 एनएम टॉर्क है आई गेस. तो कोई भी एक नॉर्मल बाइक होती है तो मतलब कार होती है उसका तो इतने का ही या इससे हल्का फुल्का मतलब आसपास पड़ता है इसका टॉर्क और बीएचपी. तो पावर टू वेट रेशियो पूरी दुनिया जानती है कि इसका अनदर लेवल है. और तो भाई इसके इंजन के बारे में हम कोई क्या जानना, क्या सबको खुद ही पता होगा, लेकिन फिर भी आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहो तो बता सकते हो ऑडियंस को. स्पीड है, थ्रस्ट है, पैरों के नीचे लग रहा है कुछ, आप कुछ ऐसी चीज़ चला रहे हो जो आपको कह रही है मुझे भगाओ और भगाओ, मतलब इसको रोकने की जरूरत पड़ती है. बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि धीरे चलाओ, वो बहुत ज़रूरी है. सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. वरना बाइक में तो एक होता है ना, जैसे जब आप किसी को आगे ओवरटेक करना चाहते हो तो आप सोच रहे हो कि हाँ बस अब ये मैं निकलता हूँ, नहीं, और ऑन द रोड कि हाँ थोड़ा आगे कार्स हैं. मतलब ये ऐसी बाइक है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस तो जेब में रहता ही है कि भाई चाहे कोई भी मतलब सामने रोड हो, कोई भी व्हीकल हो, अपना कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है. राइट, बट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज ड्राइवर्स. तो ये नहीं कि उसको मिसयूज़ किया जाए. हाँ. बट डेफिनेटली द बाइक गिव्स यू अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू, मतलब ये इतनी अपॉर्चुनिटी दे देती है कि जैसे एक राइडर होता है उसको कभी भी धीमे चलानी पड़ती है, लेकिन एट टाइम्स उसको तेज़ भी चलानी पड़ती है. तो ये दोनों चीज़ें फुलफिलमेंट कर देती है आपके. बिल्कुल. ओके. और आप और ऐड करना चाहो कुछ तो मैं उससे पहले डायरेक्ट इसके एवरेज के बारे में बात करता हूँ. वैसे तो कोई एवरेज जो अब जिस तरह की आपने अभी बात करी है उसके साथ एवरेज को लिंक करना अच्छा नहीं है. अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंडियन माइंडसेट है वो तुरंत एवरेज गेज जो है देखता है कि कितना आया. भाई इतनी मैंने टूर करी, कितना आया, तो मैं कोई नहीं जानना चाहेगा इसके एवरेज के बारे में. लेकिन ऐसा फिर नहीं भी है. आप लोग सरप्राइज हो जाओगे एक बात जान के कि हाँ. इसके ओडोमीटर में एक छोटा सा बटन है, बटन आई मीन एक इंडिकेशन है. ओके. 3 सर्कल्स बन के आते हैं. जो लोग कावासाकी अगर ले हैं उनको पता है. हाँ. वो 3 सर्कल्स इकोनॉमी मोड को इंडिकेट करते हैं. ओके. अगर आप उन 3 सर्कल्स में इसको ड्राइव कर रहे हो, पहले मैं इसका एवरेज बता देता हूँ. ये सिटी में 10 से 14 के बीच में एवरेज देती है. ओके. मिनिमम Like a car. लाइक अ कार, अप टू 14 मैक्सिमम इसका एवरेज है इन सिटी. लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि अगर आप उन 3 लाइट्स, उन 3 मोड पे कंटिन्यूस इसको ड्राइव करते हो, मीन्स यू आर ड्राइविंग इन इकोनॉमी मोड, तो ये 22 से 23 का एवरेज देती है. ओके, so that's a great thing. ग्रेट थिंग रियली. इफ यू आर कंटिन्यूसली ड्राइविंग, आपको बस वो अपने आप इंडिकेट करता है कि यू आर इन दैट मोड. मतलब आप बहुत ज़्यादा थ्रस्ट नहीं ले रहे हो, आप नॉर्मली, एक एड ऑन है, ये एक एडवांटेज है कि आप हर समय स्पोर्ट्स बाइक को स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं चलाना चाहते. हाँ हाँ हाँ. राइट, तो वो चीज़ एक एडवांटेज है. अगर आप उसको इकोनॉमी मोड में यूज़ करते हो तो इट रियली गिव्स यू अ वेरी गुड एवरेज, प्रोवाइडेड यू ऑन द राइट गियर एंड ड्राइविंग इट. तो मतलब उसका कोई आपको अब एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा
कि सर्कल्स ना देख के भी एक कांस्टेंट स्पीड उसकी मेंटेन करनी पड़ती होगी, तो वो कोई आप स्पेसिफाई करना चाहोगे? स्पेसिफाई नहीं है, बेसिकली आप जैसे क्या होता है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कम गियर पर ही उसको रगड़ रहे हैं बाइक हाँ, हाँ। एक नॉर्मल जो बाइकर्स करते हैं। हाँ, आप राइट गियर पे बाइक को रिलैक्स देखो, आप बाइक को अपने पैरों के नीचे अगर फील कर सकते हो तो बाइक रियली इट्स अ लिविंग थिंग अंडर योर Okay. फीट। तो वो खुद आपको बताता है कि हाँ वो बहुत कंफर्ट पोजीशन में चल रही है, उस पोजीशन में ऑटोमेटिकली वो लाइट्स ऑन रहती है, वो मोड हमेशा ऑन रहता है। ओके। ये पावर की बात तो हो गई, तो अब उसकी बात करते हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट है पावर के, मतलब जैसे भागनी होती है तो उसको रोकनी भी होती है। सो इसका रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, मतलब ब्रेक्स? ब्रेक यार देखो, किसी भी बाइक में हम लोग को क्या है, हमारा एक इंडियन माइंडसेट है कि हम लोग टोटली बैक पीछे वाली ब्रेक पे रिलाई करते हैं, कंटिन्यूसली हमेशा पीछे वाली ब्रेक पे रिलाई, और किसी भी बाइक की पीछे वाली ब्रेक इतनी पावरफुल नहीं होती। एक्चुअली में दोनों ब्रेक्स को साथ यूज़ करना ही ब्रेकिंग की राइट टैक्टिक्स है। इसमें आगे वाली ब्रेक बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, डुअल डिस्क ब्रेक है जैसा आप देख सकते हैं, दोनों हाँ, साइड हाँ। पे दिया हुआ है, तो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल आगे वाली। लेकिन हाँ, पीछे वाले के साथ यूज़ करो तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप किसी भी स्पीड पे आपको ये एकदम रोक देंगे। तो जैसे Very ऑडियंस देख रही तो आप उसको क्या मतलब टिप्स देना चाहोगे कि इसकी जो ब्रेकिंग है पहले पीछे वाले से धीमी करो, आगे वाले से रोको, ऐसा? मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ट्रू, लेकिन मेरे हिसाब से बचपन में जब मैं भी साइकिल भी चलाता था ना, तो कहीं एक वो, पीछे वाला उतर रहे हो। हाँ, माँ बाप समझाते थे बेटा आगे वाला डायरेक्ट मत लगाना, नहीं तो गिर जाओगे। हाँ, वो चीज़ नहीं होती, आप ऐसा नहीं होता है, ये इन बाइक्स में स्पेशली आप आगे वाली ब्रेक इस तरह से डिज़ाइन होती है कि आपको वो रोकती है, पीछे वाली नहीं होती है इस तरीके की ब्रेक अलोन। और अगर बात करी जाए इसके मतलब ब्रेक पैड्स की, तो किस ड्यूरेशन में मतलब आपने अभी तक चेंज कराई अभी है? तक चेंज नहीं कराए हैं, बट थर्ड सर्विस में चेंज होते हैं। ओके, और ये कितनी चल चुकी है अप्रॉक्स? 4500 के ऊपर हो गई है, अब थर्ड सर्विस का टाइम आएगा तब चेंज करेंगे। अच्छा, सर्विस की बात हो रही तो भाई ये बता दो, सर्विस का इसका मतलब क्या ड्यूरेशन, इनिशियल सर्विस और क्या क्या मतलब? देखो इन सब बाइक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेम, कावासाकी ब्रांड है, जापान की। जापान है, तो सबसे महंगा सर्विस नहीं उसकी लेबर कॉस्ट है। आप जब उसकी सर्विस कराने जाओ तो जितने की सर्विस नहीं होगी उससे ज़्यादा उसकी लेबर कॉस्ट लगती है। ओके। तो इसकी एट मास मोर सर्विस 8000 के आसपास है। अच्छा, पहली लेकिन सर्विस? हर सर्विस का यही प्राइस है, 6 to 8 के बीच में आता है, उससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 10 है। मतलब और इसमें फ्री वो नहीं है, लेबर चार्ज जैसे फ्री होता है कुछ सर्विस नहीं, में, वो नहीं मेन है? तो कॉस्ट लेबर चार्ज है, उस Okay. 8000 में 4500 का लेबर चार्ज है, ओह, बाकी ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, सब इंजन 4000 ऑयल, वो में। सब मिला के 4000 में हो जाता है। ओके। सो पहली सर्विस आपकी 8000 अप्रॉक्स में हुई थी, मतलब 8000 रुपये में हुई थी, और कितने ड्यू मतलब किलोमीटर्स? फर्स्ट सर्विस वॉज विदिन 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर्स हुई थी और 8000 की हुई थी। फिर उसके बाद आपने मतलब कितनी बार देर में कराई फिर थी? 6 मंथ्स और 5000 किलोमीटर्स होता है, तो मैंने 6 मंथ्स में करवा ली। ओके, और मतलब 3 हो चुकी हैं, कितनी हो चुकी 2 हैं? हो गई हैं, अब नेक्स्ट सर्विस इज आफ्टर 10,000, नाउ एवरी 10,000 किलोमीटर्स वी हैव टू गेट। और मतलब इसका एक मतलब फिक्स्ड कांस्टेंट चीज़ है कि मतलब 3000 मतलब सॉरी थर्ड सर्विस में इसका ब्रेक पैड चेंज होते हैं? थर्ड सर्विस में ब्रेक पैड, एयर फिल्टर, क्योंकि एयर फिल्टर नहीं चेंज होता, ऑयल फिल्टर चेंज होता है। ओके, एयर फिल्टर नहीं चेंज होता है। अब एयर फिल्टर थर्ड में चेंज। और जैसा कि सब जानते हैं कि ये लिक्विड कूल्ड है, तो उसका वो मतलब जो कूलेंट है वो भी चेंज होता होगा? कूलेंट, इसकी एक कूलेंट से मेरे को याद आया, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें कूलेंट का एक रिजर्व टैंक है, नॉर्मली हर बाइक में होता है रेडिएटर के साथ। तो इसका रिजर्व टैंक में एक ओवरफ्लो सिस्टम है। नॉर्मली रिजर्व टैंक का पर्पस ही ओवरफ्लो का है, जब कूलेंट ओवरफ्लो करेगा तो उसमें आ जाएगा। तो अगर आप उसमें गिरा दोगे ना गलती से, तो उस समय तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा कि बाइक से कुछ गिर रहा है। तो वो रिजर्व वाला गिर रहा वो होगा। रिजर्व वाला कूलेंट बाद में पाइपलाइन में आ जाता है और धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, ओके। तो आपको समझ में रहेगा कि बाइक गिरी है। सो ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं मतलब कभी कभी उनकी बाइक बड़ी होती है, सुपर बाइक टाइप, तो गिर जाती है लेकिन उन्हें लगता है कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ होता है करेक्ट, जो बाद में पता में चलता कूलेंट है। लीक कर रहा होता है। ओके, तो वो कूलेंट तो मतलब एक बार अगर आपकी गिरी तो मतलब वो आना ही आना है, करेक्ट, वो रिजर्व से उस पाइप में आ जाता है। तो उसका कोई तो टिप मतलब कोई उसका एक फॉर्मूला होगा जिससे बचे, या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, वो रिजर्व टैंक की शेप ही इस तरीके से कि अगर वो गिरेगा तो वो ऊपर वाले सेक्शन में कूलेंट पहुंच तो जाएगा। मतलब उसको आपको टॉप अप कराना पड़ेगा बाद में? ओके। तो साहिल भाई, अब मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाहूँगा कि आपने चला तो ली है इसको इतने टाइम से, 1.5-2 साल से, तो आपको इसके मतलब डीमेरिट्स क्या लगे हैं? डीमेरिट मैंने आपको बताया, एक तो ये हो गया, पोजीशन हो गई, थोड़ा हाइट का अगर इशू है तो हो गया। फिर आई थिंक मेरिट ज़्यादा है, डीमेरिट कम डेफिनेटली। मतलब सिर्फ कंफर्ट में थोड़े से इसके डीमेरिट्स हैं, करेक्ट, वो भी मतलब चल जाएंगे? क्योंकि लॉन्ग ड्राइव के लिए ऑफ कोर्स अब आप एडवेंचर बाइक की तरह तो इसको नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी हुई आपको दिख रहा है एडवेंचर बाइक की तरह बनाने की, बट हाँ डेफिनेटली एडवेंचर वाला फील तो नहीं दे सकती,
लेकिन उससे कम नहीं है। नहीं, ये बहुत सारे मतलब Tire हेल्पफुल बड़ा चीज़ है टूरिंग के लिए। राइट। तो आप मतलब ऑडियंस जितनी भी देख रही है एक सुपर बाइक लेना चाहती है और 900 सीसी सेगमेंट से बहुत सारी आती है, ट्रैम्प की आती है और निंजा भी देती है। तो आप भाई रिकमेंड किसको करना चाहोगे कि Z900 कौन ले और 900 ही कौन, ये यही मतलब 900 सेगमेंट में Z900 क्यों ले? तो आप कैसा रिकमेंडेशन देना चाहोगे? देखो राहुल भाई, जेन्युइन सी बात बताते हैं, हम लोग इंडिया में कोई भी सीधा Z900 तो खरीदता नहीं। हाँ। कोई भी सीधा इतनी बड़ी बाइक पे नहीं आए। हम पहले आते हैं बजाज, हाँ, वहाँ से अपाची, फिर 300 सीसी, हाँ। 400 सीसी, वहाँ से डेफिनेटली हम यहाँ पे जंप करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से 900 सीसी में जब मैं भी ये लेने जा रहा था तो मैंने S1000R चलाई, BMW S1000R चलाई, मैंने ट्रायम्फ चलाई और एप्रिलिया भी मैंने ट्राई करी हाँ। और रॉयल एनफील्ड भी ट्राई कर, क्लासिक मेरे पास ऑलरेडी है, वो भी ट्राई करी। लेकिन जो स्टेबिलिटी और जो कंफर्ट मेरे को इसमें मिला, बेस्ट पार्ट जो है इसकी, वाइब्रेशन लेवल बिल्कुल नहीं। ओके। आप किसी भी बाइक में जब बैठोगे तो आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे और जहाँ आप गियर पे पैर रखते हो ना, आप फील करोगे वो नमनेस Vibration। शुरू हो जाएगी जब आप लंबी ड्राइव पे होगे। अच्छा, Vibration नमनेस, है। वाइब्रेशन। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है कि आप किसी भी स्पीड में चलते हो बिल्कुल नहीं, 20 की स्पीड में भी वाइब्रेशन नहीं। ओके। आप चला के देखिएगा, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं। तो 900 सीसी के सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो, अभी डेफिनेटली टेल यू उससे अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, ओके। बहुत अच्छी बाइक है। सो आप अब बॉटम लाइन ये बात करते हैं कि भाई साहिल भाई, आउट ऑफ 10 आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे इन कंपैरिजन टू योर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस? सो आप इसको कितना रेटिंग देना स्टिल चाहोगे? गो फॉर अ 9। ओके, 9 और 1 उसकी कंफर्ट जो गए हुए हैं। हम 1 तो फिर कोई शायद इससे बेटर आ जाए तो उसको मिलेगा 10। ओके, सो आई होप ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आया हो। ये सुपर बाइक का वीडियो है। आई होप बहुत सारे लोग होते हैं, एंथुसियास्ट होते हैं, जिनका ड्रीम होता है बाइक लेना। तो ये वो बाइक है और इसके रिव्यू के बेसिस पे बहुत सारे मतलब हेल्प मिल सकती है ऑडियंस को। और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो साहिल भाई आंसर करेंगे जो यूट्यूब वीडियो में डालूंगा उस पर। तो साहिल भाई, इट वाज अ ग्रेट वीडियो और बहुत ही मज़ा आया एक मर्चेंट नेवी के कैप्टन के साथ ये वीडियो बना के। एक राइडर भी है ये। सो साहिल भाई, मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। ओके, ओके, थैंक यू गाइस।